जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन टीचर में। और आज हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो आपको बताना औपचारिक में क्या प्रत्यय है। तो आप जवाब देंगे औपचारिक में प्रत्यय है इक। क्या है इक? अब ये समझिए इक प्रत्यय कैसे लगता है, तो इक प्रत्यय की क्या खास बात है। तो ये जो बनेगा ये बनेगा उपचार जमा इक। इसका जो मूल शब्द है वो उपचार है। अब पेपर में पूछा जाता है कि उपचार क्या है इसका, तो ये मूल शब्द है। और इसमें प्रत्यय क्या है, तो आप जवाब देंगे जो प्रत्यय है वो है हमारा इक। अब आप सोचेंगे कि सर उपचार जमा इक, तो इक प्रत्यय मैंने विशेष आपको पिछली क्लास में समझाया है, उसको ध्यान से आप देखिए, ठीक है। और यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो का लिंक दिया गया है, तो आप उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इक प्रत्यय को कैसे सोल्व करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो इक प्रत्यय लगाते समय जो अगला स्वर होता है इसे दीर्घ स्वर में बदल देते हैं। और वो दीर्घ स्वर कौन कौन से, तो आप याद रखना, जैसे छोटा आ है तो इसको हम बड़े आ में बदल देंगे। और अगर आपको कोई सा भी ई दे रखा है तो आप उसे आई में बदल देंगे। और अगर आपको कोई सा भी ऊ दिया है तो वो आप औ में बदल जाएगा। किसमें? औ में। औ में बदल जाएगा। तो ऊ दे रखा तो औ में बदलेगा, तो ये हो जाएगा आपका औ। और ये आपका पै चै आ। और इक लगाएंगे तो रिक हो जाएगा। ये औपचारिक। औपचारिक में मूल शब्द क्या है? उपचार जमा इक, तो इसलिए इसमें इक प्रत्यय है। तो ये मैंने आपको बहुत सारे समझाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे और भी हम कई शब्दों पर चर्चा करें। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ये व्यवहार लिखा है। तो व्यवहार में हमें क्या लगाना है सर? इक प्रत्यय लगाना है। तो व्यवहार में इक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर जब हम व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर यह में क्या सर? छोटा आ है। तो छोटे आ का दीर्घ हो यानी बड़ा आ हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका व्यवहारिक। तो सर ये हो जाएगा आपका व्यवहारिक। तो व्यवहारिक शब्द में जो बड़ा आ है ये इक प्रत्यय की वजह से है। तो जब भी इक प्रत्यय लगता है दोस्तों तो आप याद रखेंगे अगला जो स्वर होता है वो उससे दीर्घ कर देते हैं। जैसे कई बार आता है, ये वाला शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चमत्कार शब्द लिखा है। चमत्कार में इक प्रत्यय लगाने से वो क्या बन जाएगा? ये कई बार पेपर में पूछा गया कि चमत्कार में अगर आप इक प्रत्यय लगाते तो क्या बनेगा। तो ये च में क्या है? छोटा आ है, तो यहाँ बड़ा आ हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका चामात्कारिक। चामत ये हो जाएगा आपका कारिक, तो ये हो जाएगा आपका चामात्कारिक। ये आप जरूर से जरूर याद रखें। तो दोस्तों ये इस तरह के कोई कई और क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ये आप याद रखना एक प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है धार्मिक। तो धार्मिक कौन सा प्रत्यय, तो आप देखेंगे धार्मिक में भी एक प्रत्यय है। आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धार्मिक में एक प्रत्यय कैसे है, तो आप देखेंगे तो ये होगा धर्म जमा इक। भ्रम जमा इक। तो ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें मूल शब्द क्या है, तो आप याद रखेंगे ये मूल शब्द है। और ये क्या है, तो इक क्या है? आपका प्रत्यय है। और मैंने आपको बताया जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं, क्या लगाते हैं दोस्तों? इक प्रत्यय लगाते हैं, तो जो यहाँ पर स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे ध में छोटा आ तो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा आ जब ये हो जाएगा तो धा। और ये आपका मिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका धार्मिक। तो धार्मिक में इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक और आप समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे यहाँ पर दिया गया हमारे पास में क्वेश्चन कि बोले विचार में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा। विचार में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर एक शब्द है हमारे पास में जिसको कहते हैं विचार। और विचार में आप लगाना चाहते हैं एक प्रत्यय। तो मैंने आपको बताया जब भी हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो यहाँ जो स्वर होता है उस स्वर को दीर्घ कर देते हैं। यहाँ देखेंगे वह पे क्या है? छोटी ई है, तो यहाँ पर छोटी ई है। तो अगर आप देखें तो कोई सी भी आपको अगर ई दे रखी है तो वो आई में तब्दील हो जाएगी। किसमें? आई से एनक में। तो इसको आई बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका वही, और ये हो जाएगा आपका चारिक। तो ये हो जाएगा आपका वही चारिक। तो वही चारिक होगा किसका? विचार में इक लगाने पर। और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक शब्द और देखेंगे तो यहाँ पर शब्द दिया है प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का क्या रूप होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर लिखा है हमारे पास में सप्ताह। ये लिखा हमारे पास में क्या लिखा है दोस्तों? सप्ताह लिखा है। हम इसमें लगाना चाहते हैं एक प्रत्यय। तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको सबसे आसान तरीके में बताया कि यहाँ पर जो स्वर होता है उसको दीर्घ कर देते हैं। क्या लगाते समय? एक प्रत्यय लगाते समय। तो ये एक प्रत्यय की स्पेशल बात है कि जब एक प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ता है तो अगला वाला जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ छोटा आ है तो छोटे आ को बड़े आ में बदल देंगे, तो हो जाएगा साप। अभी हो जाएगा आपका साप्ताहिक, तो ये साप्ताहिक हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है बच्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है सर, बच्चा। ये कई बार एग्जाम में पूछेगा कि बच्चा में पन लगाने पर उससे क्या शब्द बनेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये आप समझे, बच्चा जमा पन। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे बच्चापन। ये बच्चापन इसको कर देंगे, तो ये सर ये बिल्कुल गलत होगा।
तो आप ये जरूर से जरूर याद रखेंगे कि जब हम बच्चा में पन जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका बचपन। क्या हो जाएगा? ये बचपन हो जाएगा। इसीलिए ये शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से जरूर याद रख लें। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें प्रत्यय लगता है और प्रत्यय लगने के बाद वो नवीन रूप में विभाजित हो जाते हैं, यानी नवीन रूप में उनका संयोजन हो जाता है। जैसे हम आपको दिखाएं और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा हमारे पास में वो आएगा बचपन। अब जैसे कोई और शब्द देखते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर एक शब्द है लाला, और लाला में अगर आप यहाँ पर आइन शब्द लगाते हैं, ये क्या लगाते हैं? आइन। लाला में क्या लगाएंगे दोस्तों? अगर आप आइन शब्द लगाते हैं तो यहाँ पर इसको जब ये बनेगा तो ये हो जाएगा ललाइन, तो ये ललाइन हो जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पर जब मैंने आइन प्रत्यय लगाया आइन, तो यहाँ बड़ा आ क्या बन गया? छोटा आ बन गया। प्रत्यय में बहुत सारे तब्दील होते हैं, वो सारे तब्दील आप अच्छी तरह समझे। जैसे लाला में आइन लगाएंगे तो ललाइन हो जाएगा, ठाकुर में आइन लगाएंगे तो हो जाएगा ठकुराइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे तो अगला देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ कह रहा मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता में देखिए, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? तो मूर्ख जमा था। जब भी आप किसी प्रत्यय को देखते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि प्रत्यय निकालते समय आपको मूल शब्द छोड़ना पड़ता है। मूल शब्द के बाद जो पीछे का बच जाता है वो बच जाता है आपका प्रत्यय। अब इसमें देखेंगे मूल शब्द क्या है, तो इसमें पढ़ेंगे तो इसमें दो शब्द आपको मिल रहे हैं, एक मिल रहा है आपको मूर्ख और एक मिल रहा है आपको ता। क्या मिल रहा है दोस्तों? ये मिल रहा है आपको ता। तो मूर्ख जमा ता, ये आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो मूर्ख क्या है? मूल शब्द है, तो ये तो मूल शब्द हो गया। तो ता क्या है सर? इसमें प्रत्यय है। तो इस तरीके से इसमें जो ता आएगा वो हमारा प्रत्यय आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ता प्रत्यय और कौन कौन से शब्दों में लगता है। जैसे आप देखेंगे एक, तो एकता में भी क्या है? ता प्रत्यय है। जैसे आप देखेंगे महानता, तो महानता में भी क्या है? आपका ता प्रत्यय है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। जैसे एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोले भी ममता में कौन सा प्रत्यय? तो इसमें भी ता प्रत्यय है। ये ता प्रत्यय के शब्द है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आता है वत्सल, ये वत्सल लिखा है और वत्सल में पूछा गया कि वत्सल में आपको प्रत्यय बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है वत्सल। ठीक है, तो वत्सल में जब भी हम कोई प्रत्यय निकालते तो प्रत्यय निकालते समय हमें याद रखना पड़ता है कि मूल शब्द छोड़ करके जो बाकी बचे वो प्रत्यय होना चाहिए। अब जरा हम इस शब्द को देखते हैं तो वत्सल में देखेंगे तो ये है आपका वत्स, और वत्स माने होता है बच्चा। ठीक है, और ये प्लस आपका क्या रखा है, तो ये एक क्या है? ये एक मूल शब्द है। अब इसको छोड़ने के बाद जो बचा वो क्या बचा हमारे पास में? वो प्रत्यय बचा। तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो केवल क्या होगा दोस्तों? लय होगा। इसी तरीके से लय प्रत्यय वाले और कोई शब्द देखेंगे, जैसे कई बार आया है, ये देखा शीतल, तो उसने पूछा गया कि शीतल में मूल शब्द क्या है? तो शीतल में मूल शब्द है शीत, और लय क्या है? तो प्रत्यय है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये है श्यामल, तो श्यामल में भी क्या प्रत्यय? लय प्रत्यय। इन दोनों में लय प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय में मूल शब्द भी पूछ लेता है कभी कभी, और कभी कभी प्रत्यय भी पूछ ले जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। देखिए, इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में अगला शब्द आता है कि भाई सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सुहावना आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे सुहावना यानी सुहाना जमा आवना, तो यहाँ पर आवना आया तो आवना हो गया सर। यहाँ पर लिखाई में देखेंगे तो लिख जमा आई, तो यहाँ पर आई प्रत्यय हो गया सर। उसके बाद में अगर देखेंगे छलिया, तो छलिया में देखेंगे लय पे छोटी ई है, तो छल जमा इया, तो ये बन गया आपका इया। तो इसमें जो मूल शब्द निकलेगा वो छल निकलेगा, इसमें मूल शब्द निकलेगा लिख, और इसमें निकलेगा सुहावना, यानी इसमें निकलेगा सुहाना प्लस आवना बराबर सुहावना। मेरे प्यारे भाई, ये आपको सारे के सारे जो दे रखे हैं वो किस ऑप्शन में दे रखे हैं, ये आप अच्छी तरह याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। इसमें जो प्रत्यय है आवना, आई और इया, ये प्रत्यय है, ये याद रखें। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द कह रहा है रसोईया, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है रसोईया। तो इसमें आप याद रखना, इसमें जो प्रत्यय होगा वो इया होगा। रसोई जमा इया बराबर रसोईया, ये आप अच्छी तरह से याद रखें। छोटा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि शीतल एक शब्द है, और शीतल एक शब्द है, तो शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में से क्या प्राप्त होगा। जैसे हमने एक शब्द दिया, ये हमारे पास लिखा है शीतल, ये शब्द हमारे पास लिखा है दोस्तों शीतल। क्या लिखा है दोस्तों? शीतल। शीतल लिखा, तो शीतल को अगर हम देखेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शीत जमा लय से। अब शीत माने तो ठंडा होता है, इस तरीके से ये वाला क्या है? तो सर ये हमारे पास में मूल शब्द है, और मूल शब्द को छोड़ करके जो बाकी बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को कहते हैं प्रत्यय। तो इसमें जो लय है, तो याद रखेंगे लय पूरा के आधा, तो ये वाला जरूर याद रखना है। तो लय ये वाला होगा। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसको लगा देंगे, तो ये व्यंजन में लय है और ये हमारा पूरा लय है, ध्यान रखना। तो शीतल, जैसे मैंने आपको बताया श्यामल, तो याद रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे क्रिया, अब ये शब्द आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। ये सब समझना है कि क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उस शब्द को क्या कहते हैं। तो देखिए इस शब्द का जो उत्तर होगा, क्रिया के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनाते हैं उस शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे कृदंत कहते हैं। वो सारे बच्चे इसका जवाब कृत प्रत्यय देंगे,
लेकिन इसका उत्तर जो है कृदंत है। अब ये कृदंत क्या होता है तो सुनिए मेरे प्यारे भाई, आपको ये समझना है कि अगर हम देखेंगे प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद हैं। एक होता है आपका कृत प्रत्यय और एक होता है दोस्तों आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, क्या होता है तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो कृत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु में लगते हैं या फिर क्रिया में लगते हैं। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो क्रिया को छोड़कर जो बाकी शब्द बचे, अन्य शब्द, क्रिया को छोड़कर जो बाकी शब्द बचे, चाहे तो वो किसी प्रकार की संज्ञा हो, चाहे किसी प्रकार का क्या हो सर्वनाम हो, या किसी प्रकार का क्या हो विशेषण, ठीक है, जो बाकी शब्दों में अन्य शब्दों में लगते हैं उनको कहते हैं आपका तद्धित प्रत्यय। तो याद रखिए तद्धित प्रत्यय शब्दों में लगते हैं और जबकि कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु या क्रिया में लगते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जब किसी धातु के साथ में कोई प्रत्यय लगता है तो उस प्रत्यय को लगाने के बाद जो शब्द बनता है उसे कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं, कृदंत। जैसे हमने एक धातु ले दी जिसका नाम है पढ़, तो पढ़ माने होता है पढ़ना। अब उसमें हमने आई प्रत्यय लगाया, तो अगर हम दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पढ़ाई। क्या हो जाएगा, आपका पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, पढ़ एक धातु है, तो धातु में प्रत्यय लगा आई तो शब्द बना पढ़ाई। तो ये जो आप शब्द देख रहे हैं पढ़ाई, ठीक है, तो ये जो शब्द है ये धातु के बाद में लग करके बना है, यानी धातु में प्रत्यय जुड़ा तब जाकर के पढ़ाई बना। तो ये जो शब्द बना है, ये जो शब्द बना है, ये शब्द कृत नहीं है बल्कि ये शब्द जो है कृदंत है। तो इस शब्द को जो हम कहेंगे तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, इस शब्द को हम बोलेंगे कृदंत शब्द। तो इसको हम कहेंगे कृदंत शब्द, ये आप याद रखेंगे। तो उसने यही पूछा है कि क्रिया के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर, यानी क्रिया के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनाते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, तो उन शब्दों को कहते हैं कृदंत शब्द। और अगर आप तद्धित प्रत्यय देखें, जैसे मान लीजिए आपने एक शब्द ले लिया, कोई भी शब्द ले लें, जैसे आपने एक शब्द ले लिया जैसे साहब आपका लाला, तो लाला क्या है, एक नाम है, संज्ञा है, और लाला में अगर हम आइन शब्द जोड़ेंगे तो लाला में आइन जोड़ने के बाद वो बनेगा ललाइन। क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा ललाइन। ठीक है, अब ये जो ललाइन शब्द बना है, तो ये ललाइन जो शब्द है ये लाला यानी कि एक संज्ञा है, तो संज्ञा में जो प्रत्यय लगा और उस प्रत्यय के लगने के बाद जो शब्द बना, तो ये जो मित्रों शब्द है इसके बारे में ध्यान सुनना, ये जो शब्द है इसी शब्द को बोलेंगे आपका तद्धितांत। क्या बोलेंगे, तद्धितांत शब्द, इसको तद्धितांत शब्द कहेंगे। तो याद रखेंगे आप कि भैया कि तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में लगते हैं, और उनसे जो मिलकर के शब्द तैयार होता है उस शब्द को तद्धितांत कहते हैं। और कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया में लगते हैं, और क्रिया से मिलकर जो प्रत्यय बना और उससे जो शब्द बनकर के तैयार होगा उस शब्द को कृदंत शब्द कहेंगे। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बहुत अच्छी तरह से। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा आहट, आहट दिया है दोस्तों, आवट दिया है, आस दिया है, और ये तद्धित प्रत्यय के इस प्रकार के प्रत्यय हैं। तो हम आपको बताते हैं, अगर हम प्रत्यय देखें तो आपको अच्छी तरह से समझना है कि प्रत्यय के हमने दो आपको भाग बताए, एक होता है जिसको कहते हैं कृत प्रत्यय और एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। कैसा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो यहां पर आता है कि बोले स्त्री प्रत्यय किसका रूप है, तो इसी में से एक प्रत्यय आता है जिसको कहते हैं स्त्री प्रत्यय। क्या बोलते हैं, स्त्री प्रत्यय। ठीक है, इसी में क्या आता है कि स्त्री प्रत्यय। इसमें अगर हम देखेंगे तो याद रखना, इसमें भी भाववाचक आएगा, इसमें भी भाववाचक आएगा, ध्यान रखना, इसमें भी संबंधवाचक आएगा, इसमें भी संबंधवाचक आएगा, इसमें भी क्रमवाचक आएगा, उसमें भी क्रमवाचक आएगा। तो हम फर्क कैसे करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब पहले आप इसको ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर शब्द है आहट, तो आहट से हम बना सकते हैं एक नाहट, हम इससे बना सकते हैं घबराहट, हम शब्द बना के देख रहे हैं। उसके बाद में हम आवट से देखें तो आवट से बना सकते हैं हम दिखावट, हम बना सकते हैं आपका बनावट। हम यहाँ देखेंगे आस से बना सकते हैं आप मिठास, यानी मीठा जमा आस। तो अगर हम देखें तो इन शब्दों को अगर आप नोट करने की कोशिश करो तो यहाँ पर एक शब्द हमने मिठास बनाया, यहाँ पर हमने बनाया दिखावट, बनावट, चिकनाहट और घबराहट। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखेंगे तो मीठा क्या है, एक नाउन है, दिखना क्या है, एक क्रिया है, बनावट। अब अगर हम देखें तो इनको क्या देख रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो आप देख रहे हैं शब्द मिठास, तो अगर आप मिठास को देखने की कोशिश करो तो मिठास एक फीलिंग है। क्या है, एक फीलिंग है। मिठास क्या, एक फील कर रहे हैं आप, किसी को बनावट दिखा रहे हैं तो फीलिंग कर रहे हैं। चिकनाहट, घबराहट, तो कोई इंसान घबरा रहा है उसे आप देख के कह रहे हैं कि सर घबरा रहा है, तो आप उसको फील कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज को फील करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में होता है भाववाचक। क्या होता है, भाववाचक। तो इनसे जो भी शब्द बनेंगे, इनसे जो भी शब्द बनेंगे, चाहे वो क्रिया में क्रिया से बने, चाहे वो संज्ञा से बने, तो वो सारे के सारे जो शब्द बनेंगे वो कैसे बनेंगे, भाववाचक बनेंगे। क्योंकि देखिए मीठा जैसे कि देखेंगे मिठास है, घृणा है, प्रेम है, किसी नफरत करना है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक का निर्माण होगा इन सारे प्रत्ययों से, तो इसलिए तीनों प्रत्यय काय में रखे गए, भाववाचक में रखे गए।
तो ये बात आप अच्छी तरह से सीख लेंगे दोस्तों। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है बुढ़ापा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो अगर हम देखेंगे तो ये लिखा है आपका बूढ़ा और जमापा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा दोस्तों, पा होगा। तो पा इसमें प्रत्यय है, ठीक है। ये बहुत बहुत अच्छी तरह से याद रखें। इसी प्रकार से एक शब्द आता है टेढ़ापा। तो टेढ़ापा में कौन सा प्रत्यय, तो आप याद रखें उसमें भी पा प्रत्यय है। इसके बाद में दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है मधुर में कौन सा प्रत्यय है। याद रखेंगे सर, मधुर में कौन सा प्रत्यय, मधुर में। तो अगर हम मधुर शब्द को देखेंगे तो ये मधुर शब्द लिखा है। तो मधुर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका मधु से और एक आपका किससे, रे से। तो मेरे प्यारे भाई ये भी आपको याद रखना है, इसमें रे प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, रे। और रे प्रत्यय आपको ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट दे रखा है दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद में हम अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द हमारे पास में क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है टिकाऊ है। सर ये क्या है, टिकाऊ। तो ये टिकाऊ है, तो टिकाऊ में जो है ये कौन सा प्रत्यय है। तो अगर हम टिकाऊ शब्द को देखने की कोशिश करें तो टिकाऊ को अगर जब हम तोड़ेंगे तो ये तोड़ेंगे टिक जमा आओ, क्या हो जाएगा, टिक जमा आओ या टिकना जमा आओ। तो इसमें आओ निकलेगा, क्या निकलेगा दोस्तों, इसमें निकलेगा आओ। जैसे यहाँ पर आप एक पास एक शब्द आता है जिसको कहते हैं उपजाऊ। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा उपज, ठीक है। और जमा क्या बनेगा, आओ। तो इसमें जो पिछला वाला होता है उसी को कहते हैं प्रत्यय। तो आओ का एक प्रत्यय उपजाऊ हो गया शब्द, और एक हो गया आपका टिकाऊ हो गया। टिकाऊ और उपजाऊ, ये आओ प्रत्यय निकलेगा इसके अंदर। ये आप बहुत अच्छी तरह से याद रखें, इंपोर्टेंट है सर। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भलाई में क्या प्रत्यय है, भलाई में। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो प्रत्यय बना है ये बना है भला जमा आई से। ये भला जमा आई है। बहुत सारे इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे सर लोग क्या करते हैं, भला जमा ई कर देते हैं। तो ये भला जमा आई है। तो ये जो बनेगा भला जमा आई से बनेगा, तो दोस्तों इसमें आई प्रत्यय होगा। और अगर हम देखेंगे आई प्रत्यय हमारा ऑप्शन नंबर डी में इसमें दे रखा है। तो आई प्रत्यय है। जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पर एक शब्द आता है चतुराई, चतुराई एक शब्द आता है चतुराई। एक शब्द आता है आपका जिसको कहते हैं बुराई, ये बुराई शब्द कहते हैं। तो बुरा जमा आई, चतुर जमा आई, इसी प्रकार से भला जमा आई। तो इनमें सब में क्या है, आई प्रत्यय है। तो आई प्रत्यय के कौन कौन से शब्द है ये मैंने आपको बताया। तो भैया भलाई में कौन सा प्रत्यय, तो याद रखेंगे आई प्रत्यय है। ये भी आप अच्छी तरह से समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चतुराई शब्द आ गया। तो अभी हमने बताया चतुराई में क्या होगा, आई होगा। बुराई में क्या होगा, आई होगा। भलाई में क्या होगा, आई प्रत्यय होगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला शब्द देखेंगे तो अगला शब्द हमें दे रखा वैज्ञानिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर हम वैज्ञानिक शब्द देखेंगे तो वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैज्ञानिक शब्द में अगर हम देखेंगे तो ये बना है विज्ञान जमा इक से। देखिए वैज्ञानिक में एक प्रत्यय आए, सब बता देंगे, बोले साहब इसके अंदर एक प्रत्यय कौन सा वाला, तो ये सर ये वाला प्रत्यय है। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिक में मूल शब्द बताइए। तो मेरे भाई इसमें जो मूल शब्द है वो है विज्ञान, इसको मूल शब्द कहते हैं। और मूल को छोड़ करके जो बाकी बच जाता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो याद रखेंगे विज्ञान जमा एक बराबर होता है वैज्ञानिक। अब आप सोचेंगे सर ये वैज्ञानिक कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम एक प्रत्यय लगाते हैं, क्या लगाते हैं दोस्तों, एक प्रत्यय लगाते हैं। तो ये बात आप अच्छी तरह याद रखेंगे कि एक प्रत्यय लगाते समय यहाँ जो स्वर होता है उसे दीर्घ स्वर में बदल देते हैं। अब यहाँ पर जो स्वर है वो छोटी ई है या फिर बड़ी ई है, तो भाई उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका आई करते हैं। क्या करते हैं, आई। जब हम वै की जगह आई की मात्रा लगाएंगे तो आप देखेंगे हो जाएगा वही। और ज्ञान, और उसमें इक लगाना है तो ये हो जाएगा निक। तो आप देखेंगे हो गया आपका वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक में मूल शब्द है विज्ञान और उसमें लगा है एक प्रत्यय। तो एक प्रत्यय मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, उसको ध्यान से देखने की कोशिश करें सर। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है लिखावट। जैसे हम देखेंगे लिखावट है, दिखावट है, यहाँ पर शब्द लिखावट। तो लिखावट में देखेंगे तो यहाँ पर एक धातु है जिसको कहते हैं लिख, और लिख में लगा है आवट। क्या लगा है, आपका आवट लगा है। तो लिख जो है एक धातु है जिसका मतलब होता है लिखना, और आवट क्या है, तो आवट मेरे प्यारे भाई एक प्रत्यय है। तो ये अगर क्वेश्चन आएगा कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, तो आप याद रखेंगे आवट प्रत्यय है। इसी प्रकार से लिखावट के अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है आपका जिसको कहते हैं दिखावट। क्या आता है सर, आपका दिखावट। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आता है आपका बनावट। बनावट में, दिखावट में, ठीक है, और लिखावट में, ठीक है। तो ये सब में कौन सा प्रत्यय, तो आवट प्रत्यय। ये अच्छी तरह से आप सीख लें। इसके बाद में अगर हम अगले प्रत्यय की तरफ चलते हैं सर, तो अगला प्रत्यय कहता है कि सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है। ये क्वेश्चन सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सुमित्रा में बड़ा अप्रत्यय है। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं सर डी ऑप्शन क्यों होगा करेक्ट, इसको हम समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप याद रखेंगे हिंदी के अंदर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें उपसर्ग भी होता है और उपसर्ग के साथ साथ उनमें प्रत्यय भी होता है। उपसर्ग तो होता ही होता है और उपसर्ग के साथ साथ प्रत्यय भी होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे हम इस शब्द को देखेंगे तो ये जो सुमित्रा शब्द हमें लिखा है, सुमित्रा शब्द, तो ये सुमित्रा शब्द को देखते हैं तो सुमित्रा शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, तीन शब्दों से मिलकर बना है। इन तीनों शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो इसमें है सु।
सु के बाद में इसमें एक शब्द है मित्र, अब मित्र में जुड़ा है सर आपका बड़ा आ। इस तरीके से 3 शब्दों से मिलकर बना है आपका सुमित्रा। तो सु जमा मित्र जमा आ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा दोस्तों कि ये जो मित्र शब्द आप देख रहे हैं, ये जो मित्र शब्द देख रहे हैं, ये है मूल शब्द। क्या है? मूल शब्द। आपसे पूछेगा सुमित्रा में मूल शब्द क्या है, तो मित्र है। इसमें जो पिछला वाला होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, इसे कहते हैं क्या? प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। और अगर वो पूछे इसमें उपसर्ग बताइए, तो उपसर्ग क्या होगा हमारे पास में? सु होगा। तो सु जमा मित्र जमा आ, ये हो जाएगा आपका सुमित्रा। इसमें उपसर्ग भी है और इसमें क्या है? प्रत्यय भी है। तो उसने केवल क्या पूछा है? उसने केवल आ पूछा है। वो इसमें उपसर्ग पूछता तो सु आ जाता, और मूल शब्द पूछेगा तो क्या हो जाएगा सर? आपका मित्र हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दे रखा है आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? आंशिक, तो इसमें इक आ रहा है ना सर लास्ट में। अगर सर इसमें इक आ रहा है ना, इक, तो इक आ रहा है ना आंशिक इक, तो इसमें इक प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे आंशिक क्या है। ये लिखा सर आपका आंशिक, ये आंशिक लिखा। तो आंशिक अगर शब्द देखें तो आंशिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक इसमें मूल शब्द है अंश, और इसमें लिखा है इक। तो मूल को छोड़कर जो बाकी बचा वो प्रत्यय बचा। अब ये है क्या? तो जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो इक प्रत्यय की खास बात ये होती है दोस्तों कि यहाँ जो स्वर होता है उसको दीर्घ में बदल देते हैं। तो आ को बड़े आ में बदल देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद में आपका ये कर देंगे आपका सिक, तो ये हो जाएगा आपका आंशिक। तो आंशिक में मूल शब्द है अंश और इसमें इक प्रत्यय लगा है। ये आप अच्छी तरह समझेंगे, जिनमें भी इक प्रत्यय लगा है उनमें मूल स्वर को दीर्घ स्वर में बदल देते हैं। मिठास में मैंने अभी आपको बताया था मिठास। तो मिठास में अगर देखेंगे तो मिठास जो शब्द है ये है मीठा जमा आस, तो बराबर बना है ये मिठास। तो इसमें मीठा मूल शब्द है और आस क्या है? इसमें प्रत्यय है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आप याद रखें। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है? लुटेरा। तो जैसे लुटेरा कह रहा है, तो लुटेरे में पूछा कि लुटेरा में क्या उपसर्ग होगा, तो आप याद रखें लुटेरे में एरा उपसर्ग होगा। क्या उपसर्ग होगा दोस्तों? एरा। अब लुटेरा में एरा क्या होगा? तो आप याद रखेंगे जैसे लुटेरा है, यहां पर आप याद रखेंगे लुटेरा शब्द है, लुटेरा। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे चचेरा शब्द है। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे ममेरा। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे बोले साहब आपका ये घसेरा। क्या है? घसेरा। ठीक है। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे बोले भी आपका सपेरा। तो ये जो शब्द देख रहे हैं एक ही मात्रा वाले, सपेरा है, घसेरा है, लुटेरा है, चचेरा है, ममेरा है, इन सब में एरा प्रत्यय होता है। ध्यान रखें क्या होगा? एरा प्रत्यय। दोस्तों इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। आपको बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय मौजूद नहीं है। तो मेरे भाई अगर आपने उपसर्ग पढ़ रखे हैं तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा दुबला। क्या आ जाएगा? दुबला। क्या आ जाएगा दोस्तों? दुबला आ जाएगा। तो ये दुबला जो है इसमें उपसर्ग है। अगर हम दुबले को ध्यान से देखें तो ये जो बना है ये बना है दू और जमा बला से। और अगर हम देखें तो हिंदी के अंदर दू एक उपसर्ग है, और दू का मतलब होता है सर कम। दू का मतलब होता है कम। तो हिंदी में मात्र 10 उपसर्ग हैं, उनमें से एक उपसर्ग आता है दू उपसर्ग, और दू का उपसर्ग होता है कम। जैसे हम देखेंगे, हमने कहा दू काल, तो काल माने समय, तो यहाँ पर दू उपसर्ग आ गया यानी कम समय। यहाँ पर देखेंगे दू कान, यहाँ कान आ गया, यहाँ दू कान आ गया। यहाँ देखेंगे श्रीमान आपका दुलारा, ये हो जाएगा आपका दुलारा। तो इन सब में दो उपसर्ग है, और ये हिंदी का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है कम। और अगर हम देखेंगे बाकी में, अगर हम देखें तो उनसे किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय नहीं है। तो सर इसमें गुण निकाल देंगे तो वान प्रत्यय बचा। ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें हम दू निकाल देंगे, दूजा, दूज जमा आ, इसमें जगह दूज जमा आ बराबर दूजा। इसमें इक जमा हरा, तो हरा क्या है? इसमें प्रत्यय है हरा। जैसे लकड़ हरा है ना, जैसे लकड़ हरा, पनी हरा। तो ये जो है हरा, जो है हरा प्रत्यय है। सुनहरा, सुनहरा में क्या है? हरा प्रत्यय है। दूजा में जा आ प्रत्यय है, और गुणवान में वान प्रत्यय। लेकिन इसमें बला प्रत्यय नहीं हो सकता। आप सोचेंगे दुब, दुबल जमा आ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो उपसर्ग है। तो मेरे भाई इसमें केवल दो उपसर्ग है, बाकी सब में प्रत्यय है। इसमें वान प्रत्यय है, इसमें मेरे प्यारे भाई आपका आ प्रत्यय, इसमें हरा प्रत्यय है। इसमें केवल दू क्या है? उपसर्ग। और दू जो है हिंदी का उपसर्ग है। ये बात याद रखो। और हिंदी में कुल कितने उपसर्ग है दोस्तों? 10 उपसर्ग हैं। उन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लें। जिसमें सबसे पहला उपसर्ग आता है एन, उसके बाद में आता है सैसु, फिर आता है कैकू, फिर आता है दू, उसके बाद में आता है आपका बिन। क्या आता है सर? बिन आता है। बिन आएगा तो इसी तरीके से मतलब उसमें आपको उपसर्ग है मात्र 10। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में अगला शब्द क्या कह रहा है सर? अगला शब्द हमारे पास में कह रहा है बहाव। तो अगर हम बहाव को पढ़ें तो बहाव को तो सीधा पढ़ना है आव। बहाव में क्या आ रहा है सर? आव। बहाव हो गया। बहाव में सीधा कह रहा है बहाव, तो बहाव में आव प्रत्यय हो गया। तो बहुत सारे शब्द तो आपको पढ़ के कर सकते हैं सर एकदम डायरेक्टली। बहाव में आव आ गया। यहाँ देखेंगे किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आवा प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? अब हमें देखना है आवा। जैसे पहनावा, जैसे दिखावा। ठीक है। जैसे पहनावा है, दिखावा है। तो अगर हम देखेंगे तो दिखावा हमने बोला तो इसमें दिख जमा आवा,
ठीक है, इसमें प्रत्यय नहीं है तो इसमें आवा प्रत्यय है, दिख जमा आवा, ये हो गया आपका दिख। और दिख क्या है, एक धातु है उसमें आवा। इसमें चढ़ और जमा आवा, चढ़ क्या है तो सर चढ़ एक क्रिया है, दिख भी क्या है एक क्रिया है। यहां अगर हम देखेंगे तो यहाँ भुलावा, तो ये है आपका भूल और जमा आवा, यानी भूल माने होता है भूलना, तो वहां भूल एक क्रिया है और आवा लगा है। यहाँ चढ़ एक क्रिया, यहाँ भी आवा लगा है। यहाँ दी की क्रिया, ये भी आवा लगा है। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पर लय आ रहा है, लय जमा आवा, और लय कोई क्रिया भी नहीं है और ना लय कोई शब्द है, ना तो लय कोई शब्द है और ना लय कोई क्या है क्रिया है। और प्रत्यय जो होते हैं वो या तो शब्दों में लगते हैं या फिर क्रिया में लगते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई इसमें आपका आवा प्रत्यय नहीं होगा। वैसे पढ़ने में आवा लग रहा है, लेकिन उसमें आप याद रखिए प्रत्यय जो होते हैं या तो शब्दों में लगते हैं या दोस्तों आपके किस में लगते हैं, क्रिया या धातु में लगते हैं। इसलिए क्रिया या धातु होना जरूरी है। अब इन तीनों प्रत्यय में क्रिया है अर्थात धातु है, इसलिए इन तीनों में आवा प्रत्यय, उसमें आवा प्रत्यय नहीं है। इसके बाद में दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कौन सा शब्द क्रियादंत प्रत्यय से बना है। क्रियादंत प्रत्यय से आप याद रखेंगे क्रियादंत प्रत्यय कौन से होते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो क्रियादंत प्रत्यय होते हैं वो होते हैं जो मेरे दोस्तों आपके क्रिया में लगते हैं, या आप याद रखेंगे धातु में लगते हैं, क्रिया या धातु में। अब हमें देखना धातु किस किस में है। अगर हम धातु पढ़ेंगे तो पढ़ के हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, पढ़ के देखिए जरा, पढ़ के पता चल जाएगा। रंग शुरू में आ रहा सर रंग, और रंग कोई क्रिया नहीं है, रंग के कलर का नाम है, यानी कि रंग जो है वो कॉमन नाउन है। यहाँ पर देखेंगे दूध, तो दूध भी कोई क्रिया नहीं है। आप देखेंगे कृपा, तो कृपा भी कोई क्रिया नहीं है। ना तो कृपा कोई क्रिया है, ना दूध कोई क्रिया है, ना मेरे भाई रंग कोई क्रिया है। लेकिन अगर हम देखेंगे बिक, बिक माने होता है बेचना, और बेचना एक क्रिया है, इसलिए इसी में ही क्रियादंत प्रत्यय है। यही हमारा उत्तर हो गया। तो आपको इतना सीखना था कि क्रियादंत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु में लगते हैं, और धातु में लगा हुआ केवल एकमात्र प्रत्यय हमारा बिक है, क्योंकि इसमें दूध है, दूध एक द्रववाचक है। आप देखेंगे कृपा, तो कृपा एक भाववाचक है। इसी प्रकार से रंग क्या है, ये कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। इनमें सब में नाउन है, इसमें ही केवल क्या है क्रिया है, और वे प्रत्यय जो क्रिया में लगते हैं उन्हीं को क्रियादंत प्रत्यय कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से दोस्तों सीख लेंगे। यहां पर हमारे पास में शब्द कह रहा है, भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन शब्दों को देखना, स्त्री प्रत्यय सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ कह रहा है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग होना चाहिए या किया जाना चाहिए सुत प्रत्यय को। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये सुत है तो सुत जो है ये पुल्लिंग है। अब आप इसका बनाना चाहते हैं क्या स्त्रीलिंग, सुत का क्या बनाना चाहते हैं स्त्रीलिंग। तो मेरे भाई आप जब तक आपको ये बात पता नहीं होगी कि सुत का क्या मतलब है और सुत का स्त्रीलिंग क्या होता है, तब तक आप प्रत्यय नहीं ढूंढ सकते। अगर मैं आपसे कह लूं कि सुत का स्त्रीलिंग होता है सूतु, क्या होता है सूतु, तो उसमें ऊ प्रत्यय लगेगा। तो अब अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे भाई सुत माने होता है बेटा, और सुता माने होती है बेटी। क्या होती है, बेटी। तो इसमें आ लगा, क्या लगा आ, तो इसमें हमें कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा, आ प्रत्यय लगाना पड़ेगा। कौन सा प्रत्यय, आ। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्दों को समझो, जैसे आप देखेंगे तनिय, तो तनिय एक हमारा क्या होता है, तनिय का मतलब होता है बेटा। इसमें अगर हम आ प्रत्यय लगाएंगे तो अभी हो जाएगा आपका तनिय, और तनिया माने हो गई बेटी। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास शब्द है आत्मज, और आत्मज माने बेटा होता है। इसमें अगर हम आ लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका आत्मजा, आत्मजा माने होती है बेटी। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूं आपके सामने कि बोले साहब ये है अज, अज माने होता है बकरा, और अज में अगर मैं दोस्तों यहाँ पर आ लगा दूं तो हो जाएगा आपका दोस्तों क्या अजा, ये क्या हो जाएगा अजा हो जाएगा। आजा माने होती है सर बकरी, क्या होती है बकरी। ऐसी बहुत सारे शब्द आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखेंगे तो ये लिखा है आपका चटक, ये सॉरी ये लिखा है चटक, तो चटक माने होता है चिरोटा, और इसमें अगर आप प्रत्यय लगा देंगे तो अब ये हो जाएगा दोस्तों आपका चक्का, और चक्का माने हो जाएगी दोस्तों आपकी क्या चिड़िया हो जाएगी, क्या हो जाएगी चिड़िया। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक शब्द आता है जिसको कहते हैं शूद्र, तो शूद्र में अगर आप प्रत्यय लगाते हैं तो दोस्तों वो हो जाएगा शूद्रा, तो शूद्र का इसलिए हो जाएगा शूद्रा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ये शब्द है आपका कृष्ण, क्या शब्द है सर कृष्ण, कृष्ण में आप प्रत्यय लगाएंगे तो कृष्ण का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका दोस्तों आपका कृष्णा। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये सारे के सारे पुल्लिंग है और ये वाले क्या है स्त्रीलिंग है। तो ये वो पुल्लिंग है जिनमें आ प्रत्यय लगाकर उनको स्त्रीलिंग बनाया जाता है, इसलिए आ जो है वो स्त्रीलिंग प्रत्यय है। पर इनमें जो शब्द मैं आपको दे रहा हूँ ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक शब्द, बहुत सारे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप आगे देखेंगे, ये आप अच्छी तरह से समझ लें इन शब्दों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। यहाँ पर शब्द है अनुज, तो अनुज शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि वो स्त्रीलिंग बन जाए, क्या बन जाए दोस्तों, वो स्त्रीलिंग बन जाए अनुज में। अगर हमें अनुज का मतलब नहीं पता कि अनुज का क्या मतलब है तो हम नहीं बता सकते क्या होगा। अनुज का अगर हमें मतलब नहीं पता तो हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों अनुज का मतलब होता है आपका छोटा,
यानी अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। अगर हम इसमें बनाए ना बड़ा भाई, तो सॉरी छोटी बहन, तो हो जाएगा आपका अनुजा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका अनुजा। ये अनुजा बन गया। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने आ प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा आ, अनुज में आ प्रत्यय लगाएंगे तब जाकर अनुजा होगा। तो अनुज माने होता है छोटा भाई और अनुजा माने होती है छोटी बहन। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है अग्रज, तो अग्रज माने होता है बड़ा भाई। अगर हम इसके अंदर बड़ा आ लगा दें तो दोस्तों अब ये हो जाएगा आपका अग्रजा। क्या हो जाएगा आपका? अग्रजा। और अग्रजा माने होती है बड़ी बहन। क्या होती है? बड़ी बहन। तो ये संस्कृत के हैं और ये संस्कृत के शब्द हैं। तो यहाँ पर आ जो है वो प्रत्यय है जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने का काम कर रहा है। तो इसमें भी दोस्तों कौन सा उत्तर आएगा हमारा? आप। ये बहुत अच्छा है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ पर दे रखा है कृदंत, यहाँ दे रखा है कृदंत के बारे में पूछा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो याद रखेंगे जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो धातु, अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या जवाब देंगे आप? क्रिया के साथ जुड़ते हैं, तो उन्हें कहते हैं कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। और जो इनको छोड़ करके अन्य शब्दों के साथ जुड़ते हैं, अन्य शब्द जिनमें आपका मौजूद होगा क्या? आपका संज्ञा, याद रखें, या आपका मौजूद होगा सर्वनाम, या मौजूद होगा क्या? आपका विशेषण। तो आप याद रखेंगे तो वो प्रत्यय कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि कृदंत प्रत्यय किसके साथ लगते हैं, तो याद रखेंगे आप दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपका डी, क्रिया के साथ लगते हैं। किसके साथ? क्रिया के साथ। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं और जो बाकी तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम या कह सकते हैं विशेषण या कह सकते हैं अन्य शब्दों के साथ जो धातु को छोड़कर। इसके बाद में अगर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में और भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सर। जैसे यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ लिखा है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे उपसर्ग, उप का मतलब होता है आगे, निकट। तो याद रखेंगे उपसर्ग का प्रयोग सदैव शब्द के प्रारंभ में होता है और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर कह रहा है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जो अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ेंगे लास्ट में उनको कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो याद रखें प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, और याद रखेंगे उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। तो प्रारंभ में जुड़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते हैं दोस्तों कहां पर? शब्द के अंत में जुड़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर शब्द आता है सर लौकिक। यहाँ पर एक शब्द है सर आपका लौकिक शब्द है, और लौकिक में पूछा कि प्रत्यय बताइए। तो दोस्तों लौकिक को सही करके पढ़ेंगे तो इक लिखा हुआ आएगा, लौकिक। अब ये जो लौकिक शब्द आप देख रहे हैं, लौकिक शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है लौकिक। अब लौकिक में पूछा था लौकिक में मूल शब्द बताइए सर, क्या बताइए? मूल शब्द। तो लौकिक में मूल शब्द है आपका लोक जमा इक। ये लोक जमा इक है। अब दरअसल ये लौकिक कैसे बना, इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए, लौकिक कैसे बना। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो मैं आपको बताया हूं ए हो या ई हो या बड़ी ई हो तो वो आई में बदल जाएगी, आई में, आई में। और अगर आपका कोई सा भी ऊ हो या आपका क्या हो, आप ओ हो, तो वो आपका औ में बदलेगा, औ में। एक प्रत्यय लगाते समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ ओ है तो ओ को क्या बदलेंगे दोस्तों? ओ को हम औ में बदलेंगे, यानी इसका दीर्घ कर देंगे। तो दीर्घ करेंगे तो हो जाएगा आपका लव, और ये इक लगाएंगे ना तो ये हो जाएगा आपका किक, तो हो जाएगा लौकिक। तो लौकिक में इक प्रत्यय है, और ये इक प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर शब्द रखा है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। आपको जवाब देना है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ई प्रत्यय किस में नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे ई प्रत्यय, जैसे ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। जैसे ये रंगीला है और यहाँ पर अलबेली है, यहाँ पर है तेली, यहाँ पर है माली। तो मेरे भाई आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में ई प्रत्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रंग जमा ईला, अगर देखेंगे तो ये बना है रंग, इसमें मूल शब्द है, और इसमें ईला जो है ये प्रत्यय है। जैसे चमकीला, जैसे शर्मीला, जैसे रंगीला। तो रंगीला है, शर्मीला है, चमकीला है, इसमें ईला प्रत्यय है। और अगर देखेंगे तो ये शब्द है अलबेली, तो अलबेली जो है वो अलबेला का स्त्रीलिंग है, अलबेला। अलबेला में ई लगाया अलबेली, यहाँ तेल में ई लगाया तो भैया तेली, यहाँ माल में ई लगाया तो माली। तो इन तीनों में ई प्रत्यय है परंतु उसमें ई प्रत्यय नहीं है, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में जो शब्द दे रखा है दोस्तों, देखिए इसके बाद में दोस्तों अगला हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है क्या, केवल भी खिलाड़ी दिया है। क्या दिया है दोस्तों? खिलाड़ी। और खिलाड़ी के बाद में क्या दे रखा है? खिलाड़ी है, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, यानी खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय गमनीय में। तो अगर देखेंगे गमन जमा ई है, तो इसमें तो ई और आपका ये आएगा, ई है, गमन जमा ई है, ठीक है, याद रखना। और खिलाड़ी में क्या आएगा? आड़ी। खिलाड़ी में क्या आएगा? आड़ी, आड़ी और ई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
खिल में खिल जमा आड़ी बराबर खिलाड़ी और गमन जमा ई बराबर गमनीय। तो गमन माने होता है सर जाना, याद रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है सर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है सर आपका गाने वाला या लघुत्तर। तो लघुत्तर में देखेंगे तो लघु जमा तर, तो इसमें तर प्रत्यय है। यहाँ देखेंगे गाने वाला, तो यहाँ पर वाला प्रत्यय है, तो इसमें वाला, इसमें क्या है तर। तो वाला और तर कहाँ दे रखा है, तो सर ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आप अच्छी तरह से याद रखें, जिसके पीछे भी वाला आएगा, जैसे सब्जी वाला, पान वाला, दूध वाला, हल्दी वाला या दुकान वाला, तो वहां वाला ही प्रत्यय होगा, इंपोर्टेंट है। और दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। आप देखते हैं ये जो आखिरी क्वेश्चन है, जिसे चरमकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है, इसको आपका जवाब जो देना है इसको, तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट्स में अच्छी तरीके से कि इसका जवाब क्या होगा। तो आप इसका जो आंसर देंगे वो आपको जवाब देना है कमेंट्स में। दोस्तों ये आपके लिए है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।